चलिए तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन में अपने मिले हैं क्रैश कोर्स के डेमो लेक्चर के लिए। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट सेशन में हैं फॉर आवर नेक्स्ट डेमो लेक्चर। और आज हम लोग मेनली बात करेंगे किसका, फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैंने जानबूझ के ये चैप्टर लिया है, मुझे या तो कायदे से पहले करंट लेना चाहिए था या फिर सीधा सीधा लाइट में जाना चाहिए था, बट जानबूझकर मैंने पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लिया क्योंकि ये सबसे टिपिकल और यूँ बोलो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग चैप्टर होता है बच्चों के लिए। थोड़ा सा लाइट राइट हैंड, कभी थंब रूल होता है, कभी लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है, कभी जनरेटर मोटर। जनरेटर तो आपके साथ आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट इस तरह से बहुत सारा चीजें इसमें टिपिकल टिपिकल चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो खैर आज ये शुरू करेंगे, बट उसके पहले आज लेक्चर एक नया आप लोगों के लिए लाने के पीछे मेरा मेन मोटिव ये था कि अभी हमारे पास एक नया चैलेंज आया हुआ है ना। हमारा बोर्ड्स का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। कब से? 4 मई से। मतलब अभी से हमारे पास कितने समय है? 4 मंथ। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, है ना। ये हमारे पास मेन टाइम है हमारा। तो देखो एक बात यहाँ पे और ये भी सोचने वाला है कि भले ही हमारे पास समय बढ़ गया है ना, पहले हमारे पास जो 4 मंथ थे अभी हमारे पास वो, सॉरी पहले हमारे पास जो 2 मंथ थे अभी हमारे पास वो 4 मंथ है। तो एक बच्चों के मन में भी और मेरे मन में भी ऐसा क्वेरी आ रहा था। कुछ बच्चे जो पहले से हमारे क्रैश कोर्स के लिए रजिस्टर्ड हैं, उनसे भी हमारे पास एक क्वेरी आ रहा था कि सर जब बोर्ड का डेट एक्सटेंड हो गया है तो क्यों ना हम क्रैश कोर्स के डेट को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। जो 4 जैन है हमारा क्रैश कोर्स का डेट, है ना। हमारा क्रैश कोर्स का डेट कब है? 4 जनवरी, मतलब अपकमिंग मंडे। ताकि सर जब सब कुछ एक्सटेंड हो रहा है तो आप इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। जो 4 जैन है उसको 4 फेब कर दीजिए कम से कम। लेकिन बच्चों मुझे अभी भी यही लगता है कि ये डेट इज द आइडियल डेट फॉर क्रैश कोर्स। और अब तो और ज्यादा अच्छा है। रीजन ये है कि पहले हमें थोड़ा हड़बड़ी में चीजों को पढ़ना था, फटाफट फटाफट जल्दी से पढ़ो खत्म करो। बट अभी वैसा कोई अपने पास प्रेशर नहीं है। एक चीज, हम लोग आराम से फिजिकल क्लास करेंगे जो कि छोटा छोटा सेशन होगा, और उसी तरह हम लोग लाइव सेशंस भी जो करेंगे वो छोटा छोटा होगा, और कोशिश करेंगे अब लाइव सेशन थोड़ा कम रखने का क्योंकि हमारे पास टाइम अधिक है। ठीक है, दो बातें। तीसरा बात, डेट को एक्सटेंड करने का ये नहीं है कि आपको लास्ट टाइम पे, मतलब मार्च में और अप्रैल में, क्योंकि अभी मुझे एक चीज जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिला है वो ये कि आपका प्री बोर्ड्स अब 2 टाइम्स होगा। 2 बार होगा आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2 बार होगा, मतलब कि पूरा का पूरा मार्च और पूरा का पूरा अप्रैल आप प्री बोर्ड्स का प्रिपरेशन करोगे। ठीक है ना। देखो अभी तो हमारे पास का कोई ऑप्शन नहीं था अगर मार्च में ही एग्जामिनेशन होता तो, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन है। हम अगर प्री बोर्ड के पहले एक बार पढ़ लिए, प्री बोर्ड के एग्जाम देंगे एक बार, जब एक बार प्री बोर्ड के एग्जाम देंगे तो फिर मार्क्स हाँ कम हो रहा है, मान लो साइंस में होगा तो मैं आपको डायरेक्टली हेल्प करूंगा। बट अगर और किसी और सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम हो रहा है तो आप अपने कंसर्न टीचर से मिल पाओगे, या फिर आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हो कि सर ये मार्क्स कम आ रहा है, ये टॉपिक में दिक्कत है, कैसे ठीक करूं। मैं पढ़ा तो नहीं सकता, बट मैं आपको पूरा पूरा आइडिया दे लूंगा कि आपका कमी कहाँ है, आप क्या नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट से कनेक्टेड हूँ। मैथ्स में भी भले ही मैं आपको पढ़ा ना सकूं, बट मैं आपको एक बहुत बढ़िया गाइडेंस जरूर दे सकता हूँ। ये मुझे पता है, मेरा भरोसा है। तो अगर आप पहले एक बार पढ़ लोगे फिर प्री बोर्ड दोगे तो आप अपने एग्जामिनेशन को ज्यादा अच्छे से देख सकते हो कि अच्छा ये कमी रह गया, ये गलती हो गया, एक बात। और दूसरे प्री बोर्ड तक आप उसको सुधार सकते हो। दूसरे प्री बोर्ड में भी अगर मार्क्स उतने अच्छे एक्सपेक्टेड तरीके से सही नहीं हुए तो कम से कम हम ये तो जरूर कर सकते हैं ना, हमारे पास टाइम होगा तो हम ये बात कर सकते हैं कि अच्छा अब भी नहीं हो पाया
तो अब आप काम करो, ये टॉपिक को बस संभाल लो, इससे कम से कम बोर्ड्स में 70% मार्क्स, 80% मार्क्स तो सिक्योर्ड हो जाएंगे, है ना। तो वो कब हो पाएगा, जब हम एक बार पढ़ चुके होंगे, तब पता चलेगा अच्छा सब कुछ पढ़ लिया, कुछ पढ़ना नहीं बचा, मुझे जो सीखना था मैंने सीख लिया, मेरी तरफ से क्या कमी है वो पता चलेगा, तो आप खुद को जज कर पाओगे। अगर मान लो अभी आपका मार्च में एग्जाम होता और अभी आपका एक प्री बोर्ड होता, मान लो अभी नहीं 10 दिन के बाद होता, उस प्री बोर्ड में तो पूरा बुक आता जो भी आपका सिलेबस है बोर्ड का, और मान लो उसके पहले मैम अब मैंने आपको सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ाया है प्री बोर्ड से पहले तक, तो 5 चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं बना तो आप सोचोगे सर अच्छा ये तो पढ़ ही नहीं पाए थे। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं बना तो आप क्या बोलोगे, सर अभी तो ये पढ़े ही नहीं थे, तो बनने का कोई चांस ही नहीं था। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, है ना। अभी तो आप चैप्टर से यूज तो ही नहीं हो, अपने चैप्टर को भी देखा ही नहीं है सही से, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आप तो बस हो कि अभी तो पढ़ा ही नहीं हो, तो क्या आसान क्या हार्ड, सब कुछ मेरे लिए बराबर है। तो इसीलिए एक बार पढ़ा होना ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए यही टाइम इज द बेस्ट। एक बात, दूसरा बात, अगर अभी से क्लासेस का प्रेशर नहीं आया ना, तो आज से 2 महीने के बाद भी, 2 मंथ्स लेटर भी अगर हम बात करेंगे, मतलब कि ऑलमोस्ट कब, मार्च में, अगर आप प्रेशर नहीं लोगे तो आप उस वक्त भी यही होगे, और अगर इसी प्रिपरेशन लेवल पे होगे तो 2 महीने के बाद भी आपको यही लगा कि सर अब तो बस 2 मंथ्स लेफ्ट, 2 मंथ्स लेफ्ट और अभी भी पढ़ा कुछ नहीं हूँ, फिर से मुझे कोई क्रैश कोर्स अभी करना ही है, पहले से क्या था जहाँ आप अभी थे उतना ही उस वक्त भी रह जाओगे, क्योंकि आपने तो प्रेशर लिया ही नहीं, आपको तो लग रहा है कि सर अभी तो टाइम है, ठीक है ना। तो दिस टाइम इज द बेस्ट टाइम। तो अभी आप लोग इसमें भी देख लो, ठीक है ना, अभी आप इसमें भी देख लो कि आपको क्या चाहिए, और आपके लिए अभी 4th से जो क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, उसके लिए आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो, है ना, या तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर लेना मेरे नंबर पे, या फिर आप वहाँ व्हाट्सएप करके भी खुद को रजिस्टर कर सकते हो। मैं आपको गाइड कर दूंगा अपने सेंटर तक, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सेंटर दूर नहीं है आपके एग्जिस्टिंग सेंटर से भी, और 5 से 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, और मैं आपको आपके क्लास से 10 मिनट्स बिफोर ही रिलीज कर दूंगा अपने सेंटर से, तो आप डायरेक्टली निकल लेना सीधा अपने सेंटर पे, और आप वहाँ पे भी क्लास कर पाओगे, ठीक है। और वो प्रॉब्लम में सिर्फ 3 दिन ही होगा 7 दिन में से, बाकी 3 दिन तो हम लोग लाइव मिलेंगे, तो लाइव के लिए तो आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कितने भी दूर रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं एक बार, और सब कुछ प्लान्ड वे में सही तरीके से हो जाए, इसीलिए हम लोग को अभी से एग्जामिनेशन मार्च में ही है ऐसा स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना होगा, ओके। तो चलिए अभी मैं सिलेबस के साथ कंटिन्यू करता हूँ, आपको जो आपका अगला डेमो लेक्चर दे रहा हूँ मैं दिखा देता हूँ। देखो मैग्नेट के बारे में सबसे पहले बात करने से पहले मैग्नेट को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेट, ठीक है। तो देखो सिंपली बात लैंग्वेज में बोलो तो वैसा चीज जो आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो बस सिंपल ही डेफिनेशन लिखते हैं, सब्सटेंस which attracts small pieces of iron and points in north south direction, and points in north south direction is known as, अच्छा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कब वर्ड होगा भाई, when freely suspended, when freely suspended is called magnet। देखो ये मैंने कॉर्ड लिखा है, अच्छा फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब क्या, मतलब कुछ ऐसा, देखो आपके पास एक ऐसा कोई सीलिंग था, उस सीलिंग से आपने एक धागा बांधा, और इस धागा में आपने एक मैग्नेट को ऐसा हैंग कर दिया है, ठीक है। जैसे ही आप इस मैग्नेट को हैंग करोगे,
जैसे ही आप इस मैग्नेट को हैंग करोगे तो एक डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन होगा हमेशा नॉर्थ या साउथ में से कोई एक होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये नॉर्थ रहा तो ये वाला साउथ होगा, और ये साउथ रहा आपका तो ये वाला नॉर्थ होगा। दैट्स इट। सिंपल सा बात है कि अगर दोनों में से कोई एक डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ को दिखा रहा है तो दूसरा वाला ठीक उसका अपोजिट, उसका उल्टा वाला हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ तो ये साउथ, अगर ये नॉर्थ तो ये साउथ। दैट्स इट। तो जैसा भी हो, फ्रीली सस्पेंडेड इसी को बोलते हैं। अब आपने पकड़ के रखा है तो जाहिर सी बात है वो नॉर्थ साउथ तो नहीं होगा। ठीक है ना। सबसे पहले मैग्नेट का अ, खोज किसने किया था? हु डिस्कवर्ड द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट? आप साथ में लिखते भी जाना, पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। सबसे पहले मैग्नेट का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को किसने डिस्कवर किया था? देखो ग्रीक्स थे वो। ग्रीक्स डिस्कवर्ड द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट के अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को किसने डिस्कवर किया था? ग्रीक्स ने। अच्छा, मैग्नेट में दो प्रॉपर्टी होता है। मैग्नेट में दो प्रॉपर्टी होता है, देखो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। फर्स्ट इज अट्रैक्टिव, जो आप जानते हो, और दूसरा इज डायरेक्टिव, आप ये भी जानते हो। डायरेक्टिव मतलब इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स, ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, हमेशा दिखाएगा। तो ये जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी था ना, उसको डिस्कवर चाइनीज ने किया था। डिस्कवर्ड द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल मैग्नेट। ठीक है। नेचुरल मैग्नेट का खोज कैसे हुआ था? जो ग्रीक्स किए थे। इसका स्टार्टिंग कहानी होता है शेपर्ड से। ठीक है, शेपर्ड, शेपर्ड को बोलते हैं जो शिप ये सबको चराते हैं, गड़ेड़िया। ओके। हुआ यूं था ना कि जब पहली बार कुछ शिपर्ड्स एक हिल पे अपना जो शिप्स को ग्रेजिंग करा रही थी, तो हुआ यूं कि उनका पैर, उनका जो बूट होता था ना, उसमें थोड़ा सा आयरन होता था। मतलब उसका सोल आयरन का बना होता था। तो हुआ यूं कि अचानक से एक शेपर्ड का ये जो सोल था ना, वो एक बड़े से रॉक में जाकर चिपक गया, स्टिक कर गया। यहाँ से फिर अब से सब लोग लगा कि यार ये क्या हो रहा है, पूरा पूरा रॉक में आखिर जूता चिपक क्यों रहा है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली पता चला कि जो रॉक था ये कुछ नहीं बल्कि आयरन का एक बहुत फेमस ओर है, इसका नाम है मैग्नेटाइट। ये मैग्नेटाइट का बना था, और उसका फॉर्मूला याद रखना, Fe3O4। ये फॉर्मूला फिजिक्स से नहीं, केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो मैग्नेटाइट था, वो मैग्नेटाइट क्या है भाई? ओर ऑफ आयरन, आयरन का एक ओर है, और इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिल रहा था। तो ऐसे ही सबसे पहली बार अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट मिला था। एंड दिस मैग्नेटाइट इज आल्सो नोन एज नेचुरल मैग्नेट। अभी हम लोग जो बार मैग्नेट देखते हैं, बार मैग्नेट ऐसा होता है, देखो बार के शेप का ऐसा, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। उसके अलावा हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट भी देखते हैं ऐसा, उसमें एक नॉर्थ इधर और साउथ इधर। तो ये जो बार मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, ये सब जो मैग्नेट है ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है। अभी एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से कुछ नया कंक्लूजन मिलेगा, वो हमारे लिए बहुत काम का होगा। देखो, इतना सब कुछ होने के बाद एक चीज आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन
magnetism and electricity, relationship between magnetism and electricity। इसका मतलब समझो, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब एक लाइन का ये है कि अभी तक, मतलब ये टॉपिक पढ़ने से पहले तक भी, या फिर यूं कहो कि जब तक ये कैरेक्टरिस्टिक डिस्कवर नहीं किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, उसके पहले तक ऐसा माना जा रहा था कि दो चीज है अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, एक है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है मैग्नेटिज्म। ठीक है, दो बिल्कुल अलग अलग चीज है। लेकिन इस रिलेशनशिप के ढूंढने के बाद पता चला कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का में अगर आप सामने से देख रहे हो तो वही चीज इलेक्ट्रिसिटी है, और उसी को कन्वर्ट कर दो तो वही चीज पीछे से देखने पे आपको मैग्नेट दिख रहा है। और इसके बारे में सबसे पहला जो साइंटिफिकली प्रूफ था, वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ हैंस क्रिश्चियन ओरिएस्टेड के द्वारा। आई गेस लेट मी चेक दैट नेम। यस, हैंस क्रिश्चियन ओरिएस्टेड। आपको ओरिएस्टेड सिर्फ दिखा नहीं, पूरा दिखा है। हैंस क्रिश्चियन ओरिएस्टेड बिल्कुल है। ये सबसे पहली बार मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक क्लियर कट कंसेप्ट डेवलप किए थे, और उसका एक नाम मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब जब 12th में आओगे तो करंट एक अलग चैप्टर होगा, मैग्नेट एक अलग चैप्टर होगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ डिफरेंट चैप्टर। ठीक है, वहां सब कुछ आपको पढ़ना है। तो ये बहुत ही एक इजी एक्सपेरिमेंट था, एनसीईआरटी में भी है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि भाई आप एक एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव कीजिए कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों सेम ही चीज है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको एक एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करना होगा। देखो कैसे। ठीक है, ये देखो, ये कोई रेसिस्टर है, ये एक बैटरी है। ठीक है, बैटरी और सेल में डिफरेंस आप पढ़ चुके हो। यहाँ बहुत सारा सेल है, इसको बैटरी बोल रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, ये भी आप सबको समझ में आ रहा है। तो करंट फ्लो कैसे करेगा, तो ये भी आपको समझ में आ रहा है कि सर ऐसे करेगा, इधर मूव करेगा। ठीक है, तो जब ये सब कुछ हुआ, और वो क्या किया कि एक मैग्नेटिक कंपास ले लिए। ये क्या है? मैग्नेटिक कॉम्पास। इस कॉम्पास में आपको चार डायरेक्शन लिखा हुआ मिलेगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, और बीच में एक मैग्नेटिक नीडल होता है ऐसा। बीच में एक मैग्नेटिक नीडल है, और यहाँ आपने करंट फ्लो कराया। तो जैसे ही, अच्छा इसका मैं एक स्विच भी दे ही देते हैं, जब इतना कर दिया तो एक स्विच भी छोटा सा दे ही देता हूँ। यहाँ पे एक स्विच है। ठीक है, ये देखो, जैसे ही हमने उस स्विच को ऑन किया, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, करंट यहां से फ्लो किया, और करंट जैसे ही फ्लो किया तो इंस्टेंटली इंस्टेंटली ये जो कंपास का डायरेक्शन है ये शिफ्ट हुआ, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में हुआ हमें नहीं पता, हम ये कह रहे हैं कि वो बस हिला। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देखने को मिला, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, इस कॉम्पास में मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देखने को मिला। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मतलब क्षणिक चेंज, क्षणिक, एक सेकंड के लिए बस वो इधर जा रहा था, लेफ्ट या राइट, किधर गया हमें नहीं पता। ठीक है, वो इधर गया या इधर गया ये हमें नहीं पता, वो बस मूव किया। ठीक है, मूव हल्का सा अपने, मान लो ऐसा था, हल्का सा ऐसे हुआ तुरंत नॉर्मल, हल्का सा ऐसे हुआ तुरंत नॉर्मल, या हल्का सा ऐसे हुआ तुरंत नॉर्मल, मतलब इसको बोलते हैं मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, ये हुआ। ठीक है, जैसे ही ऑन किया था आपने उसी वक्त हुआ, और उसके बाद फिर वापस चला गया। मतलब आप भले ही आप 1 घंटा के लिए इस सर्किट में करंट फ्लो कराओ, या आप 2 घंटा के लिए कराओ, या 10 घंटा के लिए कराओ, नो फर्क पड़ता है। सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि आपने जब ऑन किया तब ये डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि स्विच ऑफ किया, 1 घंटा तक आपने चलाकर करंट फ्लो कराता रहा, लेकिन इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फिर जैसे ही आपने ऑफ किया फिर डिफ्लेक्शन हुआ। क्या? आपने जब ऑन किया था तब कोई डिफ्लेक्शन, तब डिफ्लेक्शन मिला,
फिर जब तक करंट आपने फ्लो कराया कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला, फिर जैसे ही आपने करंट को बंद किया उस वक्त फिर से एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो जैसे ही हमने दोबारा से करंट ऑफ किया फिर से एक डिफ्लेक्शन मिला। अब भी इस एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। अभी हमने क्या किया कि हमने दोबारा से करंट फ्लो कराया, बट इस बार हमने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। हमने दोबारा से करंट फ्लो कराया, बट इस सेल को हमने रिवर्स कर दिया, इस बैटरी को हमने रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करने के बाद करंट डायरेक्शन हो कुछ ऐसा। ठीक है, अभी फिर से एक अलग बात देखने को मिला। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया फिर से यहाँ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देखने को मिला, फिर जब तक करंट फ्लो करता रहा कोई डिफ्लेक्शन नहीं, जैसे ही स्विच ऑफ किया फिर से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन देखने को मिला, जैसे हमने पहले देखा था। लेकिन पिछली बार जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ था, इस बार डिफ्लेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब पहले अगर मान लो जैसे ही हमने ऑन किया था तो ये इधर डिफ्लेक्ट कर रहा था, इस बार ये डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन रिवर्स करने पे डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो गॉट रिवर्स्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही आपने करंट का डायरेक्शन बदला, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी रिवर्स कर गया। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी रिवर्स कर गया। एक बात यहाँ पे जो सबसे सरप्राइजिंग बात था साइंटिस्ट के लिए वो ये कि आखिर जब हम करंट ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं तो इस बगल वाले कॉम्पास में डिफ्लेक्शन क्यों देखने को मिल रहा है। तो इसका अगर बहुत आप सोच पाओ अच्छे से तो एक ही सिंपल सा कंक्लूजन निकलता है कि हो ना हो किसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। क्योंकि अगर मैग्नेटिज्म और करंट बिल्कुल अलग अलग होते तो करंट में चेंज से मैग्नेटिज्म को क्या फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से करंट और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक्ड है। मतलब हम करंट में चेंज करके मैग्नेटिज्म में भी कुछ चेंज कर पा रहे हैं, या करंट में ऑन ऑफ बढ़ाए घटाए किसी भी तरीके से मैग्नेटिज्म में कुछ चेंज हो रहा है। इसी वजह से करंट के ऑन करने पे या ऑफ करने पे या डायरेक्शन बदलने पे इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है इस कंपास पे। ये तो एक बात। बट अगर हम आपको ये बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट लगता है, तो अगर कोई आपसे उल्टा पूछ दे कि भाई हम 10 मिनट से चल रहे हैं सेमी स्पीड से तो कितना दूरी तय करेंगे, तो जवाब वापस होगा 1 किलोमीटर, है ना। तो वाइस वर्सा भी तो पॉसिबल है। अगर हम करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो क्या हम मैग्नेटिज्म से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। करंट से मैग्नेटिज्म ओके, तो मैग्नेटिज्म से करंट भी तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो लिंक है जो हमें नहीं पता। अगर करंट से मैग्नेटिज्म बन रहा है तो मैग्नेटिज्म से भी करंट बनेगा, और इसी चीज को, इसी करंट से मैग्नेटिज्म, इसको हम यूज करते हैं मोटर बनाने में, और मैग्नेटिज्म से करंट इसे हम यूज करते हैं जनरेटर बनाने में। तो जनरेटर तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये इफेक्ट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलो तो अभी आगे हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा। अच्छा एक लाइन ये भी लिख लो ना, करंट इलेक्ट्रिक करंट आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म एंड वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, अभी अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर ले कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, फिर ही तो समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड, देखो स्पेस और रीजन अराउंड द मैग्नेट, द
space or region around a magnet within which its effect can be felt is called magnetic field lines. ठीक है, space or region around a magnet within which its effect can be felt is called magnetic field lines. मतलब ये जैसे मान लो ये एक क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम में मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ एकदम डेस्क पे, पोडियम के पास, सामने में, बोर्ड के सामने, तो मान लो इस रूम में 50 बच्चे हैं, तो मेरा इफेक्ट अगर इन 50 पे है, तो मेरा जो फील्ड है उस 50 बच्चे तक है। मान लो बगल वाला भी कोई रूम है, उसमें भी कुछ बच्चा बैठा होगा, तो यहाँ हम जो बोल रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, उसका क्या बगल वाले रूम पे कोई असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ रहा। मतलब सीधा सा बात है कि मेरा असर सिर्फ इस रूम में है, तो अगर हम एक मैग्नेट है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ये रूम भर होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है, ठीक है, आपने एक मैग्नेट यहाँ रख दिया, तो और उसके बाद ना आपने मैग्नेट के पास एक दूसरा मैग्नेट भी अपने हाथ में लिया। वो स्क्रीन देखना अपना, एक मैग्नेट हमने यहाँ रखा है और उस मैग्नेट के साथ एक और दूसरा मैग्नेट हमने यहाँ लाकर रखा, और हम देख रहे हैं कि ये दोनों मैग्नेट बिल्कुल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। फिर हमने क्या किया कि इस मैग्नेट को थोड़ा सा शिफ्ट किया और अभी यहाँ लेके आए। ठीक है, अभी भी कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। अभी हमने उसे थोड़ा और शिफ्ट किया और अब हम उस मैग्नेट को यहाँ लेके आए। हम नोटिस कर रहे हैं कि जैसे ही हमने इस मैग्नेट को इस रेंज में लाया, जैसे ही हमने इस मैग्नेट को इस रेंज में लाया, वैसे ही इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लिया। मतलब जब तक हम लोग इस मैग्नेट को यहां रखे थे या फिर यहां रखे थे, तब तक कोई अट्रैक्शन देखने को नहीं मिला, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं था एक दूसरे के बीच में। बट जैसे ही हमने इस मैग्नेट को यहां लेकर आया, अभी क्या हुआ, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर लिया, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया अपनी ओर। तो यहां से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस लाइन के अंदर, इस डॉटेड लाइन के अंदर, जैसे ही कोई चीज आप लाओगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस, या वो आयरन हो या मैग्नेट हो या कोई भी वो मेटल जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता हो, ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर इसके बाहर रहा वो चीज, तो अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसको इस सेंट्रल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ये जो पूरा पूरा एरिया है, ये सेंट्रल मैग्नेट का क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। समझे नहीं समझे? ठीक है, अभी देखो, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अभी ये फील्ड मतलब कि इसके अंदर कोई चीज होगा तो मैग्नेट उस पर अपना फोर्स लगाएगा। अगर ऑपोजिट पोल का कोई चीज आया तो उसको फोर्स लगा के खींच लेगा, अगर सेम पोल का कोई चीज आया तो उसको फोर्स लगा के वापस धकेल लेगा। ये हमने समझ गया। आखिर ये फोर्स लग कैसे रहा है? ठीक है ना, मतलब ये कि मेरे पास ये, मान लो इसको मुझे उठाना है, तो मैं अपने हाथ से पकड़ूंगा और फिर खींचूंगा, तो फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट में आना जरूरी है। बट यहाँ तो कांटेक्टलेस फोर्स है। ऐसा तो नहीं था कि मैग्नेट उसको अपनी तरफ जाके सटा और फिर खींच के लेके आ गया, तो नहीं हुआ। दूर से ही ऑटोमेटिकली इनविजिबल तरीके से खींच लिया, एक फोर्स लगाया। मतलब ये कि कुछ ना कुछ इनविजिबल चीज तो जरूर इन दोनों के बीच में इंटरैक्ट हो रहा होगा। जब तक दोनों के बीच में कुछ इनविजिबल कांटेक्ट है सही, जब तक नहीं होगा तब तक खिंचाएगा कैसे? है ना? तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो इनविजिबल चीज है, जिससे एक मैग्नेट किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उस इनविजिबल इमेजिनरी चीज का नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दो वर्ड बोले, इनविजिबल और इमेजिनरी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनविजिबल भी है
और मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी भी है। ठीक है, अभी देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, इसको पहले तो डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ। आई डोंट गेस कि आपको ये पूछेगा, बट फिर भी डेफिनेशन ही है तो बता ले रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ कर्व, चल ही नहीं रहा, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन is a curve around a magnet, such that curve around a magnet such that the tangent at any point on the curve, such that the tangent at any point on the curve, such that tangent at any point on the curve gives the direction of magnetic field, gives the direction of the magnetic field at that point. समझा देता हूं अभी। ठीक है, देखो, एक मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इस तरफ है आपका नॉर्थ पोल, इस तरफ है आपका साउथ पोल। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स एट नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट साउथ पोल। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। किस तरफ है डायरेक्शन इसका, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। ये एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। अभी खास बात देखो, हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ कर्व। आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो ये बिल्कुल एक कर्व ही तो है, देखो कर्व ही तो है ना, कर्व। magnetic field line is a curve around a magnet such that tangent at any point on the curve gives the direction of magnetic field at that point। देखो, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया। देखो, टेंजेंट आप सर्कल में पढ़ चुके हो, ये सर्कल है। टेंजेंट एक लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, जो उसको एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है, यही होता है टेंजेंट। तो देखो, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते, देखो कैसा होगा, ऐसा होगा। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अच्छा, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए तो ऐसा बनेगा। बिल्कुल ऐसा बनेगा। मतलब ये कि इस मैग्नेट की वजह से, इस मैग्नेट की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कुछ ये है, समझे। इस पॉइंट पे क्या है तो ये है, इस पॉइंट पे क्या है तो ये है, इस पॉइंट पे क्या है तो ये है, समझ रहे हो, यही है टेंजेंट। तो एक ऐसा कर्व किसी मैग्नेट के राउंड जहां पे जब भी आप टेंजेंट बनाओ तो उस मैग्नेट की वजह से उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन बता दे, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे और इसका कुछ प्रॉपर्टी भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक एक्टिविटी देख लिया जाए या प्रॉपर्टी देख लिया जाए। चलो पहले प्रॉपर्टी देखते हैं ताकि उससे हम एक्टिविटी को समझना थोड़ा आसान हो। अच्छा, इसमें एक दो लाइन और दिखाऊंगा, इसको नीचे ही रखता हूँ। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर क्लोज्ड एंड
कंटिन्यूअस, साफ साफ देख पा रहे हो, क्लोज है ना एकदम, जहां से शुरू हुआ यहाँ से और खत्म हुआ यहाँ पे, है ना, और कंटिन्यूअस। अच्छा, क्लोज इसको भी नहीं बोलते, क्लोज इसलिए क्योंकि ये कुछ खत्म वहां नहीं यहाँ होता है, ऐसा मिल जाता है। ये खत्म, क्लोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वहां पे खत्म नहीं होता, बल्कि ये यहाँ पे ऐसे मिल जाता है, कंटिन्यूअस होता है। देखो गोल यहाँ से शुरू हुआ, ऐसा गया और घूम के यहाँ पे वापस आके मिल गया, समझे? ये है क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, एक बात। अच्छा, दूसरा बात ये कि इसका डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। अच्छा, टेंजेंट वाला बात तो देख ही लिए ना, टेंजेंट टेंजेंट एट एनी पॉइंट on it gives the direction of magnetic field, direction of magnetic field at that point, gives the direction of magnetic field at that point। एक बात, दो बात हो गया। तीसरा, no two magnetic field lines, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, याद रखिएगा। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अगला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी, आप वर्ड में लिख लेना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने सिंबल यूज कर लिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखो मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ इसको। ये देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो यहाँ पे इतने बड़े एरिया से, मान लो ये जो मैंने एरिया लिया है, ये 1 मीटर स्क्वायर लिया है, इस 1 मीटर स्क्वायर से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, 1 और 2। और एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं, सेम 1 मीटर स्क्वायर ही एरिया हमने लिया है। जरा बताओ यहाँ कितने क्रॉस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये कि यहाँ 1 मीटर स्क्वायर एरिया में ही 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, उसको शॉर्ट में मैंने एमएफएल लिख दिया है। तो देखो, जितना ज्यादा एक फिक्स्ड एरिया से जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, मतलब ये कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, सीधा सा मतलब है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी मतलब एक फिक्स्ड एरिया में जितना अधिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का उस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमने 4 देखा, ये अक्सर 5 नंबर में पूछता है। एक और पॉइंट ऐसे ही लिखता हूँ ताकि और पॉइंट भी समझा पाऊँ। देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक field lines is north to south outside the magnet, north to south outside the magnet। खास बात देखो तो आउटसाइड द मैग्नेट का मतलब ये एरिया, ये एरिया मैग्नेट के बाहर, ये एरिया इधर है, इधर से शुरू हुआ, ऐसा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन है, एंड साउथ टू नॉर्थ, ये इंपॉर्टेंट बात है, इनसाइड द मैग्नेट। जरा मैग्नेट के अंदर चलते हैं, देखो बाबू, वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये एक मैग्नेट है, यहाँ से फील्ड लाइन शुरू हुआ और यहाँ जाके इंटर किया, देखो इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, कैसे गया, ऐसे गया होगा। बट अगर मैग्नेट के अंदर देखो तो ये फील्ड लाइन ऐसे आ रहा है क्योंकि क्लोज्ड होता है, इसीलिए अंदर तो आना ही है। तो देखो, तो अंदर में क्या दिख रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है ना, ऐसा डायरेक्शन।
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। चलिए आई गेस आज के लिए इतना पे रोक देता हूँ, अगली बार जब मिलूंगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे। शायद अगर टाइम मिला तो कल एक और डेमो क्लास आपके लिए मैं कर दूंगा। और 4th जैन मीन्स मंडे के लिए रेडी रहिए। 4th को सिलेबस ज़्यादा नहीं खींचूंगा, थोड़ा मोड़ा ही खींचूंगा क्योंकि फर्स्ट डे है। तो थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे एग्जामिनेशंस का कि कैसे क्या हो किया जाए, किस तरह से कितना ज़्यादा कितने समय में सिलेबस को ख़त्म किया जाए, किस स्पीड में ख़त्म किया जाए, आप घर पे क्या स्ट्रेटजी रखें, इस तरह का हम लोग बात करेंगे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आपसे मिलूँ कब, मंडे यानी कि 4th जनवरी 2021। और हाँ एक बात तो कहना ही भूल गया, इस साल में पहली बार हम लोग मिले हैं तो हैप्पी न्यू ईयर। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। आज सैटरडे है, कल एक और क्लास मैं दे सकता हूँ आपको अगर टाइम मिला तो, और फिर फाइनली मंडे को हम लोग क्लास में ही मिलेंगे। ओके, गुड लक।